Welcome to my channel, students. Today we will see equation in one variable, chapter 12, standard 8. And in this video we will see practice set number 12.2. Okay students, आप देख सकते हैं यहाँ प्रैक्टिस सेट 12.2 का फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने लिखा है. मदर इज 25 ईयर्स ओल्डर देन हर सन. ठीक है, मदर जो है 25 ईयर्स ओल्डर है, मतलब बड़ी है, देन हर सन, उसके सन से. तो यहाँ सन की एज हमको नहीं पता, लेकिन ये पता है कि उसकी मदर जो है 25 ईयर्स ओल्ड है. फाइंड सन्स एज इफ आफ्टर 8 ईयर्स रेशो ऑफ सन्स एज टू मदर्स एज विल बी 4/9. उन्होंने बोला है कि एक रेशो हमने दिया है, आपको सन की एज फाइंड करना है. यू हैव टू फाइंड आउट द एज ऑफ सन, बट एक रेशो दिया है आफ्टर 8 ईयर्स का, मतलब 8 साल के बाद उनके एज का रेशो क्या रहेगा. रेशो मतलब पता है आपको, पार्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं, एक मान लो कि 100 kg राइस है आपके पास, है ना. मैं यहाँ कॉर्नर में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि दिस इज रफ एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड रेशो, है ना. प्रपोर्शन या रेशो हम जो सीख रहे हैं उसे कैसे समझना है ये मैं समझा रही हूँ. तो मान लो आपको रेशो दिया है 7:3. इसका मीनिंग क्या होता है, बोला है कि इस राइस में 100 kg राइस है, उसमें 7:3 राइस, 7 पार्ट जो है वो राइस है और 3 पार्ट जो है वो छोटे छोटे स्टोन्स है. ठीक है, क्या बोला है, 7 पार्ट जो है वो राइस है और 3 पार्ट जो है स्टोन्स है. तो टोटल कितना होगा 100 kg, और 100 kg का 7 पार्ट मतलब कितना होता है 70 kg. ओके, और 3 पार्ट मीन्स कितना होगा 30 kg. टोटल कितना होगा 70 + 30 100 kg राइस. क्लियर. तो इसे हम रेशो के फॉर्म में लिखते हैं. ठीक है, 7:3 मतलब इसका 7 पार्ट मीन 70 kg राइस है और इसी का 3 पार्ट अगर स्टोन है मतलब 30 kg हमारे पास इस राइस में स्टोन्स प्रेजेंट है. ओके, अब हमने यहाँ रेशो को समझ लिया है. अब देखते हैं क्या कहा है इन्होंने. मदर इज 25 ईयर्स ओल्डर देन हर सन. तो उसके सन की एज हमें नहीं पता, सो लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन. सन की प्रेजेंट एज हमें लेना पड़ेगा. कितना लेंगे हम, x नहीं पता है ना, तो x लीजिए. अब मदर की एज तो पता है, मदर इज 25 ईयर्स ओल्डर. ओल्डर मतलब क्या होता है, अगर सन मान लो 2 ईयर्स का है और उसकी मदर उससे 25 ईयर्स बड़ी है, इसका मतलब क्या होगा कि उसकी मदर 27 ईयर्स की है. इस 2 में इसके सन की उम्र में 25 ईयर्स प्लस कर देंगे. मान लो बेटा अगर 3 ईयर्स का है और मदर 25 ईयर्स बड़ी है, तो वो मदर कितने साल की होगी 28 ईयर्स की, है ना. 3 साल का बेटा और उसमें 25 प्लस मतलब 28 ईयर्स की मदर होगी. समझ में आ रहा है. बेटे से जितनी बेटे की एज है उससे 25 ईयर्स बड़ी. अब यहाँ हमें बेटे की एज ही नहीं पता तो हमने x लिया है. तो अब मदर की एज क्या होगी, मदर्स एज इज इक्वल टू, हर बार हमने एक बार 2 लिया सन की एज, तो हमने 2 में 25 प्लस किया. एक बार 3 लिया तो हमने 3 में 25 प्लस किया. अब हम x ले रहे हैं तो x में क्या करना पड़ेगा, 25 को प्लस करना पड़ेगा. मतलब जितनी भी उनके सन की उम्र है उससे 25 साल बड़ी है, तो सन की उम्र अगर x है तो x में 25 ईयर्स प्लस करने होंगे. ओके, अब हमें रेशो निकालना है. रेशो तो दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है फाइंड सन्स एज इफ आफ्टर 8 ईयर्स रेशो ऑफ सन्स. आफ्टर 8 ईयर्स, आफ्टर मतलब क्या है, दोनों की भी एज में 8 ईयर्स प्लस होने वाले हैं. जब 8 ईयर्स, आफ्टर 8 ईयर्स बोला है तो ये भी 8 साल से बड़ा हो जाएगा और मदर भी 8 साल से बड़ी हो जाएगी. तो कैसे करेंगे, आफ्टर 8 ईयर्स सन्स एज x + 8 और मदर्स एज कितनी हो जाएगी x + 25 + 8 कितनी होगी, यहाँ मैं कर देती हूँ. x इज इक्वल टू 25 30 33.
ओके, अब करेंगे रेशो, देखेंगे ठीक है कैसा। अब रेशो भी दिया है 4:9, तो हमें यहाँ पर भी सन की एज और आफ्टर 8 ईयर्स का ही रेशो दिया है, इसलिए सन की ये एज और मदर की भी ये एज लेंगे। आप बोलेंगे मैम ये वाली एज क्यों नहीं ली, तो बेटा क्योंकि रेशो आफ्टर 8 ईयर्स का बोला है, वो रेशो दिया है, इसलिए हमें वो ही एज लेनी होगी। ओके, सो x + 8 अपॉन x + 33 इज इक्वल टू ये रेशो को ले लेंगे। ओके ठीक है, आ नहीं रहा है, ठीक है। जब भी आपको रेशो दिखे या फ्रैक्शन में नंबर्स दिखे, एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, और बीच में जब इज इक्वल टू का साइन होता है तो ओनली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, किस तरीके से करते हैं, इस नंबर की मल्टीप्लिकेशन इस नंबर के साथ एंड इस नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो है इस नंबर के साथ, केवल इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है स्टूडेंट। कब, जब दो फ्रैक्शंस के बीच में इज इक्वल टू का साइन है। तो अभी यहाँ पर भी वही करना है, 9 × x + 8 इज इक्वल टू 4x + 33। ओके, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 9x + 9 8 = 72 इज इक्वल टू 4 × x 4x + 4 × 33, ये हो जाएगा 132। ओके, अब x के पास x की वैल्यूज लेकर आते हैं, ये इसके पहले भी हमने पढ़ा था 9x, और ये लाइक टर्म्स को पास लेकर आएंगे, ये +4x है तो हो जाएगा -4x इज इक्वल टू, इस नंबर को इसी साइड में रखा है इसलिए +132 आएगा, और ये +72 इधर चले जाएगा, ये बन जाएगा -72। ये क्या किया हमने, लाइक टर्म्स को x वाले वेरिएबल्स वाले टर्म्स को पास में लेकर आए, और ये नंबर्स है इनको पास में लेकर आए। तो 9 में से 4 गए 5x, 132 में से 72 गए 60, अब 5 इज इक्वल टू 60। अब ये 5 और x क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या होगा ये, सॉरी x यहीं रहेगा और ये 5 नीचे आ जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 12। ओके, यू कैन सी दिस, x इज इक्वल टू 12, मतलब x की वैल्यू 12 आई। यहाँ x क्या था, प्रेजेंट एज ऑफ सन, मतलब प्रेजेंट एज ऑफ सन, इन्होंने बोला ही था कि फाइंड सन्स एज, सन की उम्र ढूंढो, ठीक है, और 8 साल बाद का रेशो दिया था, लेकिन सन की उम्र मतलब क्या है, अभी सन कितने साल का है वो ही ढूंढना था। तो x की वैल्यू निकल गई, मतलब हमें क्या मिल गया है, प्रेजेंट एज ऑफ सन मिल गया है। तो आप यहाँ लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू 12 ईयर्स। ओके, और केवल हमें उसकी ही एज पता करनी थी, तो हमने वो पता की। अगर वो कहते कि मदर्स एज भी पता करो, तो हम मदर्स एज बता देते थे, मदर्स एज इज इक्वल टू x सन की एज में +25, मीन्स मदर कितने साल की होगी, 37 ईयर्स। ओके स्टूडेंट, ये प्रॉब्लम है, आप देख सकते हैं यहाँ से। तो ये दिया है प्रॉब्लम फर्स्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। स्टूडेंट्स, दिस इज सेकेंड प्रॉब्लम, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर दैन इट्स न्यूमरेटर बाय 12। यहाँ पर भी देखिए आप क्या कहा है, डिनोमिनेटर बताया है, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर दैन इट्स न्यूमरेटर बाय 12, उसके न्यूमरेटर से 12 नंबर से ज़्यादा है, पर हमें न्यूमरेटर बताया क्या, नहीं बताया है, इसलिए हम न्यूमरेटर, आपको पता है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर मतलब फ्रैक्शन की निचली वाली टर्म x और y, तो ये जो होता है ये डिनोमिनेटर होता है, और ऊपर वाला जो होता है वो न्यूमरेटर होता है, ठीक है। तो अब क्या कहा है, डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से 12 नंबर से ज़्यादा है। इफ न्यूमरेटर इज डिक्रीज, ये सेकेंड कंडीशन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले पहली कंडीशन को लिख लेते हैं। ओके, अब जैसे कि न्यूमरेटर हमें नहीं पता, तो वी विल राइट हियर, लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी x, लेट द न्यूमरेटर of the fraction
dx। फिर कहा है द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 12। मीन्स डिनोमिनेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर किससे बड़ा है, न्यूमरेटर से बड़ा है। कितने नंबर से बड़ा है, 12 नंबर से बड़ा है, मतलब न्यूमरेटर से 12 नंबर से बड़ा है, मीन्स x प्लस 12। ओके, इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2 एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 7। अब सेकंड कंडीशन दी हुई है, तो उसे करने के पहले हम इसका फ्रैक्शन लिख लेते हैं ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू क्या होगा, न्यूमरेटर क्या है हमारा x है, डिनोमिनेटर है x प्लस 12। ठीक है, फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन, फ्रॉम सेकेंड कंडीशन क्या कही है कंडीशन, इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2। न्यूमरेटर कितना है हमारा x, और न्यूमरेटर क्या हो जाता है, डिक्रीज बाय 2, मतलब न्यूमरेटर इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 2। डिक्रीज होना मीन्स क्या है, माइनस होना। एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 7। डिनोमिनेटर ये 7 से इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा डिनोमिनेटर क्या है, x प्लस 12, और ये क्या हो रहा है, इंक्रीज बाय 7, दैट मीन्स प्लस 7। ओके स्टूडेंट, इस डिनोमिनेटर की वैल्यू को हम सॉल्व कर लेते थे, x प्लस 12 प्लस 7, प्लस प्लस कितना होता है, प्लस सॉरी प्लस 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 होता है, तो 12 प्लस 7 कितना होगा, 19। ओके, सम ऑफ 12 एंड 7 इज 19। ओके, अब हम चलते हैं फ्रॉम द गिवन कंडीशन। अब गिवन कंडीशन क्या है, तो यहां पर लिखा था इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 2 एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 7 द न्यू फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट। न्यू फ्रैक्शन का मतलब क्या है, तो ये नंबर अपॉन ये नंबर, ओके, इन दोनों का फ्रैक्शन हमें बनाना है, इज इक्विवेलेंट विथ 1/2, मतलब ये उनका रेशो होगा। तो इसे लिखेंगे कैसे, इस तरीके से, फ्रॉम गिवन कंडीशन x माइनस 2, मतलब सॉरी न्यूमरेटर यस, अपॉन डिनोमिनेटर मीन्स ये लिखना होगा, हमने इसे सॉल्व कर लिया, ये नहीं लिखेंगे, नहीं तो फिर से वही सॉल्व करना ही पड़ेगा डायरेक्टली। 19 x प्लस 19 इज इक्वल टू, न्यू रेशो क्या है हमारा 1/2, तो इसे लिखेंगे 1/2। ओके, नाउ द कंडीशंस आर सेम। आप देखिए प्रॉब्लम सेम बन गया है ना, और ये भी प्रॉब्लम वैसा ही बन गया है। स्टूडेंट एक चीज को याद रखना, आप जब भी सॉल्व करते हैं तो आप यहाँ पर देयरफॉर लगाइए, देयरफॉर 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 देयरफॉर। ओके, अब यहाँ पर भी देख लेते हैं कैसा है प्रॉब्लम। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 19, मतलब 1 एक्स प्लस 19। नहीं भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 इंटू एक्स प्लस 19 कितना आएगा, सेम नंबर आएगा, है ना। अब क्या करेंगे, 2x माइनस 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1x ज़ा x प्लस 119 ज़ा 19। ओके, अब फिर से एक्स एक्स वाले टर्म्स, लाइक टर्म्स को पास लेकर आएंगे, माइनस एक्स प्लस एक्स का क्या हो जाता है, माइनस एक्स। ओके, और प्लस 19, और ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 4। यहाँ आएगा 2 में से 1 गया है, कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, 2 माइनस 1 1, ओनली एक्स विल लेफ्ट। देन 19 प्लस 4 कितना होगा, 23। ओके स्टूडेंट, तो हमारा आंसर आएगा, x की वैल्यू आ गई 23। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो अब हमारी x की वैल्यू 23 है, हमने x किसे कंसिडर किया था, लेट द न्यूमरेटर बी, न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी x, मतलब हमारी जो ऊपर वाली टर्म थी ये हमारा फ्रैक्शन था ना, तो ये हमारा आ गया है कितना, 23, है ना, आ गया है। अभी मैं यहाँ लिख रही हूँ, आपको यहाँ नहीं लिखना है, इसी फ्रैक्शन को नीचे लिखेंगे आप। ओके, फ्रैक्शन x अपॉन x प्लस 12, ये हो जाएगा
23/x + 12 मतलब 23 + 12 है ना। x की वैल्यू तो डालनी होगी, तो ये आ जाएगा 23/35 न्यू फ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा आंसर है। द फ्रैक्शन इज, आप नीचे में लिखेंगे द फ्रैक्शन इज 23/35। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। एक बार प्रॉब्लम दिखा दे रही हूं मैं आपको, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट, तो ताकि आपके पास एक इसमें पूरा प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि मैंने जब सॉल्व किया था तब स्क्रीन वैसी नहीं थी, तो इस वजह से आधा आधा प्रॉब्लम दिख रहा था। अब आप देख सकते हैं कि पूरा प्रॉब्लम हमारा इस तरीके से बन जाएगा। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ कॉपर, दिस इज थर्ड प्रॉब्लम, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ कॉपर एंड जिंक इन ब्रास इज 13:7। ये रेशियो दिया है किसका, कॉपर एंड जिंक का। एक कुछ तो है पूरा एक मिक्सचर है जिसे हम एलॉय कहते हैं, ठीक है। 2-3 मेटल का जब मिक्सचर होता है तो उसे एलॉय कहा जाता है। तो ये एक एलॉय है जो कॉपर और जिंक से बना हुआ है, ठीक है। ब्रास इज द एलॉय मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक, जिसमें पूरे ब्रास में 13 पार्ट जो है वो कॉपर है एंड 7 पार्ट जो है वो जिंक है, ठीक है। पहला पार्ट जो है कॉपर लिखा है इसलिए 13 पार्ट कॉपर, दूसरा पार्ट जो है जिंक लिखा है इसलिए 7 जो है जिंक का जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, सो लेट सॉल्यूशन, लेट द वेट ऑफ कॉपर बी 13x ग्राम। ओके, टोटल तो 700 ग्राम है, पर उसमें से जो 13x ग्राम जो है वो क्या है, ये ग्राम है और ये 13x लिखना है आपको, ठीक है। 13 को, ये जो होता है रेशो हमेशा रिड्यूस फॉर्म होता है, जैसे मैंने आपको समझाया था 100 है, पहले ही प्रॉब्लम में समझाया था। तो मान लो कि 70% राइस है और 30% 30 kg और 70 kg राइस है और 30 kg अगर स्टोन है, तो ये इसका रिड्यूस फॉर्म क्या आएगा, 70/30 मीन्स 7/10 से डिवाइड कर देंगे, 0 0 कट जाएगा 3। तो ये रेड्यूस फॉर्म जो है वो रेशो कहलाया जाता है 7:3, ठीक है। उसी तरीके से अब 7 को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब 10 आएगा, 3 को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब 30 आएगा। इसीलिए हम यहाँ पर नंबर किससे मल्टीप्लाई करना है ये नहीं पता, इसलिए हम इसके साथ x लगाते हैं। क्लियर, कोई भी आपको डाउट ना हो इसलिए मैं समझा रही हूँ स्टूडेंट कि हमने x क्यों लगाया। ओके, अब लेट द वेट ऑफ कॉपर बी 13x, द वेट ऑफ जिंक भी कितना होगा, 7x होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने बोला है कि टोटल तो 700 है, पर उसमें से 13 पार्ट जो है कॉपर है, 7 पार्ट अगर जिंक है, तो ये दोनों का मिक्सचर मिलाकर कितना आना चाहिए, 700 ग्राम आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। 13x + 7x फ्रॉम गिवन कंडीशन। ओके, कितना आएगा इन दोनों का मिक्स करके 700 ग्राम आएगा। 13 + 7 कितना होता है, 20x = 700, x = 700/20, ये कट गया, x = आया 35। अब आप बताइए कॉपर कितना था, 13x मीन्स 13 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू हमारे पास 35 है, 35 = ये आएगा आपका, तो ये आपका आंसर आएगा 455 ग्राम। क्या आएगा, कॉपर। वैसे तो इन्होंने कॉपर का फाइंड नहीं करने बोला है, बट फिर भी हमने कर दिया, कोई बार टीचर पूछ ले तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और जिंक = कितना है, 7x है, ये यहाँ लिखा है हमने, तो ये कैसा आएगा, 7 × 35। इसका आंसर आने वाला है 245 ग्राम। आप चाहे आपका आंसर करेक्ट आया या नहीं, तो आपको ये देखिए कंडीशन, आपने इन दोनों को प्लस करके 700 आता था, तो इन दोनों आंसर्स को प्लस करने के बाद भी कितना आना चाहिए, 700 ग्राम्स आना चाहिए। आप चाहे तो करके देख लीजिए, 455 + 245, ये स्टेप नहीं है, पर फिर भी अगर लगता है किसी को, मैं चेक करना चाहता हूँ, तो इसका प्लस करके 700 आता है।
ठीक है, तो आंसर आपका यही हुआ। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। स्टूडेंट आप देख सकते हो पूरा एक ही इसमें आ गया है, वैसे वो छोटा सा ही प्रॉब्लम है। चलते हैं फोर्थ प्रॉब्लम पे। स्टूडेंट दिस इज फोर्थ प्रॉब्लम। फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर हुज सम इज मोर देन 45 बट लेस देन 54। अब क्या करना है देखो। लेट कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं पहले तो ये समझ लेते हैं। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स कंटिन्यू आने वाले नंबर, और यहाँ होल नंबर है। होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। तो बोला है कि उन होल नंबर को फाइंड करो जो कॉन्जिक्यूटिव है। 3 होल नंबर को फाइंड करना है जो कॉन्जिक्यूटिव मीन्स कंटिन्यू आते हैं, जैसे 3 4 5 5 6 7 8 9 10 या 15 16 17 या 16 17 18, ऐसे कोई भी कंटिन्यू 3 नंबर्स आते हैं। हुज सम इज मोर देन, उनका अगर हम सम करते हैं तो जो है सम जो है 45 से ज़्यादा आएगी और 54 से कम आएगी। तो ऐसे कौन से 3 नंबर से हम ऐसा नहीं बता सकेंगे, हमें इसके लिए ये सॉल्व करना होगा। तो लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर बी, लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर बी क्या होगा x। सेकंड क्या होगा, अगर पहला नंबर 1 है तो दूसरा नंबर क्या करेंगे, 1 में 1 प्लस करेंगे, और तीसरा नंबर 1 में 2 प्लस करेंगे, राइट। और अगर पहला नंबर हमारा अभी पता ही नहीं है तो हमने x लिया, तो सेकंड टाइम में हम x प्लस 1 करेंगे, बराबर। फिर तीसरा जो होल नंबर होगा थर्ड वन x प्लस 2 प्लस करेंगे। स्टूडेंट समझो आप, अगर मान लो मैं इसे 5 लेती हूँ तो 5 + 1 6 हो जाएगा, ये 5 + 2 7 हो जाएगा, मतलब 5 6 7 हो जाएगा। अगर मैं इसे 8 लेती हूँ तो 8 + 1 9, 8 + 2 10, तो ये 8 और ये 9 और ये 10। इसीलिए अभी पता नहीं है नंबर, वी डोंट नो व्हाट इज द नंबर, सो वी हैव रिटन हियर x। सेकेंड नंबर विल बी x + 1, थर्ड विल बी x + 2। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। नाउ इन्होंने क्या बोला है कि जब हम इसकी सम करते हैं तो हम इसकी सम कर देंगे x प्लस, देख पा रहे हो आप, हाँ, x + 1 प्लस x + 2, और उसकी जो सम है वो क्या आने वाली है, लेस देन, पहली कंडीशन ले लेते हैं, मोर देन 45, मतलब मोर देन 45। ठीक है, इस मोर देन के साइन को हम इज इक्वल टू के जैसे कंसीडर करके ही इसे सॉल्व करेंगे। देखिए x + x कितना होता है, ये 1 प्लस ये 1, ये 1, 3x होगा, प्लस 2 + 1 3। स्टूडेंट कभी भी ध्यान रखेंगे लाइक टर्म्स को ही प्लस किया जाता है। लाइक टर्म्स के साथ जो ये अनलाइक टर्म्स दिख रहे हैं आपको 2 और 1 बिना वेरिएबल्स के, इसे प्लस नहीं कर सकते। ओके, 45, ठीक है, इज इक्वल टू के जैसा ट्रीट करेंगे, फिर 3x वहीं रखेंगे, 45, ये +3 उधर साइड चले जाएगा तो -3 हो जाएगा। 3x इज ग्रेटर देन, ये इनमें से 45 में से -3 किया तो आएगा 42, x को वहीं रखेंगे, 42/3 x, इसका आंसर आता है 14। ओके, अब x इज ग्रेटर देन 14, 14 से बड़ा है x, ये x जो है ये 14 से बड़ा है, तो कौन सा हो सकता है, 15 हो सकता है, 16 हो सकता है और 17 हो सकता है। ठीक है, अगर ये 14 से बड़ा है तो हम लेंगे x इज इक्वल टू, देयरफॉर x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल, सेकेंड नंबर जो है ये आएगा x + 1, 15 + 1 इज इक्वल टू 16, थर्ड वन x + 2 मीन्स 15 + 2 इज इक्वल टू 17, मतलब 3 जो होल नंबर है वो कौन से हैं, 3 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स आर whole numbers are 15, 16 and 17। ठीक है स्टूडेंट, आप चाहे तो यहाँ पर ये ग्रेटर देन 45 है, आप लेस देन
54 भी करके सेम इसी तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा वो जो भी नंबर आएगा वो लेस देन 50 इस नंबर से लेस देन आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर x इज ग्रेटर देन आया है, x इज लेस देन आएगा, ठीक है। और फिर उससे एक नंबर छोटा आप लेकर देखेंगे तो यही 3 नंबर्स आएंगे। तो स्टूडेंट ये आपके लिए एक वर्क हो सकता है, आप सेम इसको इसी प्रॉब्लम को लेस देन से भी करके देखो। यहाँ पर ग्रेटर देन 45 आया तो वहाँ लेस देन 54 आएगा, ठीक है। 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया आपका 4th प्रॉब्लम। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। स्टूडेंट इस प्रॉब्लम में मैं इतना बताना चाहूँगी कि अगर आप इसको ग्रेटर देन 50 ग्रेटर देन के इससे करेंगे, जैसे सेकेंड कंडीशन x प्लस और लिख देती हूँ मैं यहाँ x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 9 इज लेस देन 54। तो ये आ जाएगा आपका 3x प्लस 3 इज लेस देन 54, 3x लेस देन 54 माइनस 3x लेस देन 51, x 51 अपॉन 3x इज लेस देन 17, ठीक है। x जो भी है इस तरीके से, तो x जो है वो 17 से छोटा है, तो 17 से छोटा है मीन्स कौन सा आएगा, तो ये आएगा, तो जब x जो है 17 से छोटा है तो हम x इज इक्वल टू 16 कंसिडर करेंगे। तो दूसरा जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है वो जाएगा 17। नेक्स्ट जो है ये मैं इसे ब्लॉक बना देती हूँ, तो 16। नेक्स्ट आएगा x प्लस 1 मीन्स 16 प्लस 1 17, और फिर आएगा x प्लस 2 मीन्स 16 प्लस 2 हो जाएगा 18। तो ये भी आंसर हो सकता है या ये भी आंसर हो सकता है। ओके स्टूडेंट, मैंने इसे शॉर्ट में पढ़ाया है, आप इतना भी करेंगे तो भी इट इज करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बहुत नहीं बट समझने के लिए बड़ा लगता है हमें। तो देखते हैं क्या लिखा है। इन अ 2 डिजिट नंबर, डिजिट एट द टेंस प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट एट द यूनिट प्लेस। टेंस की प्लेस जो है, जैसे कोई भी नंबर होता है 54, 24, 52, तो जो पहला मतलब 52 है तो ये जो प्लेस होती है ये टेंस की प्लेस कहलाई जाती है। तो यहाँ पर बोला है इन 2 डिजिट नंबर, ऐसा कोई भी 2 डिजिट नंबर है, डिजिट एट द टेंस प्लेस, मतलब यहाँ पर जो प्लेस है नंबर है डिजिट है, इज ट्वाइस द डिजिट एट यूनिट प्लेस, मतलब यहाँ पर जो नंबर होगा उसका ट्वाइस है। तो हमें अब यूनिट प्लेस पर कौन सा नंबर है ये तो नहीं पता, तो क्या लेंगे हम, जो नंबर हमें पता नहीं होता है उसे हम x लेते हैं। लेट सॉल्यूशन आपको लिखना होगा, लेट द डिजिट एट द यूनिट प्लेस बी x। ओके, x यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो x है। तो बताइए कि टेंस प्लेस पे जो नंबर है वो क्या होगा, द डिजिट एट द टेंस प्लेस इज कितना होगा, जितना यूनिट प्लेस पर है उसके ट्वाइस है, मतलब यूनिट प्लेस पे तो हमारे x है, उसका ट्वाइस है मीन्स ट्वाइस x होगा। क्लियर, ये बात समझ में आ गई आपको, ये x है तो ये क्या होगा, ट्वाइस x, ठीक है। द नंबर, अब नंबर क्या होगा, अब आप एक बात को ध्यान में रखिए कि टेंस प्लेस पर जो भी नंबर आता है, जैसे ये 52 है तो 5 को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, 50, 5 10 50 और 2, ठीक है। 62 होगा, 61 होगा तो 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और वो 60 और 1 हो जाएगा, है ना। 60 प्लस 1 इज इक्वल टू 61, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है कि टेंस प्लेस पे जो भी नंबर होता है उसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पर भी जो नंबर है उस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 10 इंटू 2x इज इक्वल टू प्लस, ये हो गई आपकी टेंस की प्लेस और यूनिट की प्लेस क्या है, x प्लस x, तो ये हो जाएगा 20x प्लस x इज इक्वल टू 21x। समझ में आया। 10 इंटू 2x क्यों किया, क्योंकि ये टेंस प्लेस पर है इसलिए 2 इंटू
हर टेंस प्लेस पर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए ये 20x हो जाएगा। और प्लस x मतलब जैसे हमने 60 + 1 किया था तो 61 बना था, इसीलिए यहाँ पर भी 10 × 2x + x करना होगा, तो ये होगा 21x। ठीक है, अब नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट लिखा है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। इंटरचेंज मतलब आपस में ही हमें उसको उलट देना है ना, इंटरचेंज करना है। ठीक है, x को टेंस प्लेस पे लेना है और 2x को यूनिट प्लेस पे लेना है। x एट टेंस प्लेस है ना, इंटरचेंज करेंगे तो, और 2x ये आ जाएगा आपका यूनिट प्लेस पे, इज एट यूनिट प्लेस। ठीक है, बहुत कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सा प्रॉब्लम है। हाँ, मैंने पहले भी बताया थोड़ा हमको कंफ्यूज करता है, पर आपको होना नहीं है। ठीक है, द न्यू नंबर, हमारा न्यू नंबर कैसा बनेगा अब बताइए। जो टेंस प्लेस पे होता है उसे हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 10 × x, और जो यूनिट प्लेस पे होता है उसे हम प्लस करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ देखा। तो हम यहाँ पर प्लस करेंगे 2x, ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा 10x + 2x = 12x। ठीक है, अब फ्रॉम द गिवन कंडीशन, अब इन्होंने क्या बोला है कि ये जो कंडीशन है हमारा, ये जो पहला नंबर बना था ये 1 और ये होगा 2। ठीक है, अब फ्रॉम द गिवन कंडीशन इन्होंने बोला था कि द डिजिट इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। जब हम इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर मिलता है उसे हम ओरिजिनल नंबर में अगर ऐड कर दे तो उसकी सम 66 आएगी। तो हमारा इंटरचेंज करने के बाद क्या आया, 12x प्लस ओरिजिनल नंबर क्या था हमारा 21x। इनको सम करने के बाद आएगा 66 कहाँ है, इसे हम सॉल्व करेंगे। कितना आएगा ये, 2 + 1 3, 33x = 66। स्टूडेंट ध्यान में रखेंगे, ये x × x x² ऐसा कुछ करेंगे नहीं। ठीक है, इनको सम करने के बाद x ही रहता है। अब ये आएगा 33, x = आएगा 2 है ना, x = 2। तो नंबर क्या आया, द नंबर 21x = 21 × 2 = 42। ओरिजिनल नंबर हमें फाइंड करने बोला था, तो हमने ओरिजिनल नंबर फाइंड करके बता दिया। तो ओरिजिनल नंबर क्या आया है, 42। द ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा हो गया 5th नंबर का प्रॉब्लम। अब 6th के लिए हमको नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना पड़ेगा। ये आप प्रॉब्लम देख सकते हैं, पूरा इस तरीके से हमने किया है। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आने तक वेट करेंगे, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू। आई होप आपको सारे प्रॉब्लम समझ में आए होंगे। थैंक यू।